अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूँ अपने उर्दू नॉवेल्स रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं निम्रा अहमद का नॉवल जन्नत के पत्ते। लेकिन आज के एपिसोड से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि इसी तरह आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड ऑफ जन्नत के पत्ते। वो बहुत थकी हुई पासपोर्ट ऑफिस से निकली थी। इस्लामाबाद से पिंडी का इतना लंबा और रश भरी सड़क पे थका देने वाला सफ़र करके वो आज पासपोर्ट ऑफिस से अपना पासपोर्ट उठाने आई थी। मगर यहाँ मालूम हुआ कि पासपोर्ट 14 जनवरी को ही मिल पाएगा और अभी 14 जनवरी में पूरा हफ्ता बाकी था। इस्लामाबाद में कोई तकनीकी मसला था, इसलिए उसे पिंडी में ही अप्लाई करना पड़ा था। वापसी पर भी उतना ही रश था। कुछ शॉपिंग के बाद जब वो मरी रोड पर आई तो मगरिब छा रही थी। सड़क गाड़ियों से भरी पड़ी थी और गाड़ियों का ये सैलाब बहुत सुस्त रवि से बह रहा था। सिग्नल पर उसने गाड़ी रोकी और शीशे खोल दिए। उसका जहन अभी तक पासपोर्ट में उलझा हुआ था। यकायक कोई उसकी खिड़की पर झुका। सोनियो, क्या सोच रहे हो? वो बुरी तरह चौंकी और सर उठाकर देखा। वो वही था, डॉली। नागवारी की एक लहर उसके चेहरे पर सिमट आई। उसे भूल गया कि कभी डॉली ने उस पर कोई एहसान किया था। हटो सामने से, वो झिड़क कर बोली। वो खुली खिड़की में उस तरह हाथ जमा कर खड़ा था कि वो शीशा ऊंचा नहीं कर सकती थी। लो बाजी, मैं तो सलाम दुआ करने आई थी और आप गुस्सा कर रही हो। उस रोज वाले सख्त तासुरात डोली के चेहरे पर नहीं थे। उसके चेहरे पर कराहियत भरी मासूमियत थी। हटो सामने से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। हाय बाजी, डॉली से ऐसे बात क्यों करती हो? और आपकी तारीफें कर करके डॉली ने मेरा सर खा लिया था। उसने आवाज पर सर घुमाकर देखा तो फ्रंट सीट की खुली खिड़की पर एक और ख्वाजा सिरा खड़ा था। डॉली की स्याह रंगत की निस्बत उसका रंग जरा साफ था। वो दोनों हाथ खिड़की की चौखट में दिए खड़ा था। ये कौन हो तुम? हटो मेरी गाड़ी से। उसे ठंडे पसीने आने लगे थे। ये जी मेरी बहन है पिंकी। बड़ा शौक था जी इसे आपसे मिलने का। एक बड़ी जरूरी बात करनी थी जी हमें आपसे। गेट लॉस्ट। उसने हाथ बढ़ाकर शीशा ऊंचा करना चाहा, मगर पिंकी ने अपना हाथ अंदर कर दिया। एकदम से उसकी कलाई सामने आई थी। उसकी कलाई पर एक गुलाबी सुर्ख सा कांटा बना था, जैसे जला हो या शायद बर्थ मार्क। हटो, आई सेड गेट लॉस्ट। वो आलम तैश में शीशा ऊपर करने लगी, मगर पिंकी ने उस पर अपने हाथ रख दिए थे। शीशा ऊपर नहीं हो पा रहा था। बाजी, ऐसे ना करो पिंकी नाल, उसका हाथ जख्मी हो जाएगा जी। डॉली ने पीछे से कहते हुए हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर रखा तो वो तेवरा कर घूमी। उसने डॉली को धक्का दिया और वो लड़खड़ाकर चंद कदम पीछे हटा तो उसने जल्दी से शीशा ऊपर चढ़ा दिया। अब तुम भी हटो इधर से, वरना मैं लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। वो हाथ बढ़ाकर पिंकी की तरफ वाला शीशा बंद करने लगी, लेकिन वो अड़ ही गया था। बाजी जी, मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ डॉली की दिल की बात बताने आई थी, और तुसा इस तरह कर रहे हो। ये जो डॉली है ना, ये बड़ा पसंद करती है आपको, मगर इकरार नहीं करती है। पिंकी मसनूई अंदाज में बन बनकर बोल रहा था। पीछे डोली शीशा बजाने लगा था। वो पूरी कुवत से शीशा ऊपर चढ़ाने लगी। पिंकी ने लम्हा भर को गर्दन मोड़कर डोली को देखा तो उसकी गिरफ्त जरा ढीली हुई। हया ने फौरन शीशा ऊपर चढ़ाया। पिंकी ने चौंक कर देखा, फिर उंगलियां खींचनी चाही, मगर वो मुसलसल शीशा ऊपर कर रही थी। पिंकी की उंगलियां फंस कर रह गई। ओ छड्डो बाजी जी। दफातन पिंकी के दाएं हाथ की उंगली से खून की बूंद टपक कर शीशे पर गिरी तो उसे होश आया। एक झटके से उसने लीवर नीचे किया। शीशा 1 इंच नीचे गिरा। पिंकी ने गुस्से से उसे घूरते हुए बाहर खींचा। गाड़ी आगे भगाने से कबल उसने बहुत गौर से पिंकी के हाथों को देखा था। दाएं हाथ, जिसकी कलाई पर कांटे का जला हुआ निशान था कि शहादत की उंगली से खून निकला था, और बाकी दोनों हाथों की उंगलियों के ऊपर पूरों की कुदरती लकीर पर मोटी सी लकीर बन गई थी। यकीनन उसके हाथ जख्मी हुए थे, मगर उसे परवाह नहीं थी। वो जन से गाड़ी आगे ले गई। फिर उसने बैक व्यू मिरर में देखा। वो दोनों ख्वाजा सिरा बार बार मुड़ मुड़ कर उसे गुस्से से देखते हुए सड़क पार कर रहे थे। डॉली ने पिंकी का जख्मी हाथ पकड़ रखा था और गुस्से से पलटकर हया की दूर जाती गाड़ी को देखते हुए कुछ कह रहा था। उसने सर झटका एक्सीलरेटर पर जोर बढ़ा दिया। कम से कम इतनी उम्मीद उसे थी कि अब वो डॉली उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं करेगा। बहुत जल्द वो गलत साबित होने वाली थी। हया, हया। जैसे वो घर में दाखिल हुई, लाउंज में बैठे सलमान साहब तेजी से उसकी तरफ आए। उनके चेहरे पर गैज़ो गजब छाया था। और डरकर पीछे हटी। तभी फोन की घंटी बजी। ये वीडियो तुम्हारी है? तुम मुजरे करती हो? रोहेल जो सोफे पर बैठा था एकदम उठा और बहुत सी सीढ़ी उसकी तरफ उछाली।
वहाँ सब मौजूद थे। ताया, फुरकान, दाबर भाई, रोहेल और एक तरफ इरम ज़मीन पर बैठी रो रही थी। दूर कहीं फ़ोन की घंटी बज रही थी। नहीं, नहीं, वो उनको कहना चाहती थी। उसका मुँह तो हिलता था पर आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो सब उसका खून लेने पे तुले थे। सुलेमान साहब आगे बढ़े और उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। बेहया, बेहया! उसे थप्पड़ों से मारते हुए सुलेमान साहब कह रहे थे। उनके लब हिल रहे थे, मगर उनसे आवाज़ डॉली की निकल रही थी। वो सुलेमान साहब नहीं, डॉली बोल रही थी। डॉली, डॉली, पिंकी, बेहया! पिंकी की उँगलियाँ, फ़ोन की घंटी। वह एक झटके से उठ बैठी। कमरे में अंधेरा था। उसने हाथ बढ़ाकर टेबल लैंप ऑन किया। जर्द सी रोशनी हर तरफ फैल गई। उसने बेख्तियार दोनों हाथों से अपना चेहरा छुआ। सब ठीक था। किसी को कुछ इल्म नहीं हुआ था। वो सब एक ख्वाब था। हो खुदाया! उसका सांस तेज तेज चल रहा था। दिल वैसे ही धड़क रहा था। पूरा जिस्म पसीने से भीगा भीगा था। फोन की मखसूस टोन उसी तरह बज रही थी। हाँ, बस वो घंटी ख्वाब नहीं थी। उसने साइड टेबल से मोबाइल उठाया और चमकती स्क्रीन को देखा। प्राइवेट नंबर कॉलिंग। और फिर उसने फ़ोन कान से लगा लिया। मेजर अहमद, मैं आपके ऑफिस आकर रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए तैयार हूँ। कल सुबह 9 बजे मेरे घर की बैक साइड पे मौजूद ग्राउंड के एंट्रेंस पर गाड़ी भेज दें। शार्प। ओके। उसे फातिहाना लहजा सुनाई दिया था। उसने आहिस्ता से फ़ोन बंद कर दिया। कभी भी वो किसी लड़की से तनहा नहीं मिलती, मगर ना मिलने की सूरत में वो वीडियो कभी न कभी लीक। उस खौफनाक ख्वाब ने उसे ये सब करने पर मजबूर किया था। उसे लगा अब उसके पास और कोई चारा नहीं रहा। मेजर अहमद से तो वो निमट लेगी। प्लेग्राउंड के गेट के साथ तूत का तनावर दरख्त था। वो उसे टेक लगाए मुंतजर खड़ी थी। सुर्ख एलाइन कमीज, चूड़ीदार पजामा, ऊपर स्टाइलिश सा सुर्ख स्वेटर जिसकी लंबी आस्तीन हथेलियों को ढांक कर उंगलियों तक आती थी, और कंधों पे ब्राउन छोटी सी स्टोल नुमा शॉल। लंबे बाल पीछे कमर पे गिर रहे थे। सर्दी और धुंध में वो मुस्तरिब सी खड़ी थी। इरम या ज़ारा उसने किसी को नहीं बताया था। ये खतरा उसको अकेले मोल लेना था। दफातन उसने बेचैनी से घड़ी देखी। 9 बजने में 1 मिनट था। उसी पल एक कार जन से उसके सामने आके रुकी। स्याह पुरानी मर्सिडीज और किसी बुत की तरह सामने देखा ड्राइवर। वो खामोशी से सर झुकाए आगे बढ़ी और पिछला दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। उसके दरवाज़ा बंद करते ही ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। तकरीबन 1 घंटे बाद वो सैफ हाउस थी। सफ़ेद दीवारों वाला खाली कमरा, दरमियान में लकड़ी की कुर्सी और मेज़ जिस पर उसे बिठाया गया। मेज़ पर सिर्फ टेलीफोन रखा था। बाकी पूरा कमरा खाली था। वो मुस्तरफ से गर्दन घुमाकर इधर उधर देखने लगी। 3 तरफ सफ़ेद दीवारें थीं। उनमें से एक दीवार में वो दरवाज़ा था जहाँ से वो आई थी। अलबत्ता चौथी सिमत उसके बिलमुकाबिल दीवार शीशे की बनी थी। दरअसल वो शीशे की स्क्रीन थी जो ज़मीन से लेकर छत तक थी। उसने गौर से स्क्रीन को देखा। उसका शीशा धुंधला कर दिया गया था, जैसे मशीन फेर फेर कर फ्रॉस्टेड किया जाता है। हर शय इतनी मुबहम और धुंधली थी कि वो बमुश्किल एक खाका बना पा रही थी। यकीनन वो शीशा एक कमरे को 2 हिस्सों में तकसीम करने के लिए दरमियान में लगाया था, और उसके पार कमरे का बाकी हिस्सा था। शीशे के उस पार कोई बड़ा पुरताई सा ऑफिस था, और ऑफिस टेबल के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पर कोई बैठा था। उसका रुख उसका रुख हया की जानिब ही था। उसका चेहरा वाज़ेह न था। खाकी यूनिफॉर्म, सर पर कैप, टेक लगाकर कुर्सी पर बैठा, मेज़ पर रखी कोई चीज़ उंगलियों पर घुमाता हुआ। शायद देख भी उसी को रहा था, मगर उसकी आंखें वाज़ेह न थीं। वाज़ेह थी तो बस एक चीज़, उस ऑफिसर की गंदमी चेहरे की दाईं तरफ वाले आधे पे एक बदनुमा सा एक बदनुमा सी कालक जैसे आधा चेहरा झुलस गया हो। दफातन में शख्स आगे को झुका और मेज से कुछ उठाकर कान से लगाया। गालिबन फोन का रिसीवर। ट्रन ट्रन। एकदम हया के सामने मेज पर रखा फोन बजने लगा। वो चौंकी। फोन मुसलसल बज रहा था। क्या वो शख्स उसे कॉल कर रहा था? उसने धड़कते दिल से रिसीवर उठाया और कान से लगाया। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मिस हया सुलेमान। दिस इज़ मेजर अहमद। वही भारी, नरम गरम सा खूबसूरत लहजा। वालेकुम अस्सलाम। वो फ़ोन हाथ में पकड़कर कान पर रखे यकटक सामने स्क्रीन को देख रही थी, जिसके ऊपर आधे झुलसे चेहरे वाला ऑफिसर फ़ोन थामे बैठा था। क्या वही मेजर अहमद था? मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दी। जी। उसको घुटन महसूस होने लगी थी। मेरे सामने लैपटॉप पर सिस्टम खुला हुआ है। मुझे एक क्लिक करना है और आपकी वीडियो सफ़ाए हस्ती से ऐसे मिट जाएगी जैसे कभी बनाई ही नहीं गई थी। दीवार के उस पार धुंधले मंजर में बैठे ऑफिसर के सामने भी लैपटॉप खुला पड़ा था। वो मेजर अहमद था। वो सामने क्यों नहीं आता था? और शहर के एक-एक बंदे से मैं ये वीडियो निकलवा चुका हूँ। बोलिए हया, मैं क्लिक कर दूँ? और वो रिपोर्ट?
समझें, वो दर्ज हो गई। उसे लगा वो मुस्कुराया था। मगर आपने कहा था कि मुझे रिपोर्ट के लिए गलत कहा था, एक्सक्यूज़ बनाया था। बाज़ औक़ात बहाने बनाने पड़ते हैं, तब जब मज़ीद सब्र नहीं होता। समझी? फ़ोन को जकड़ा उसका हाथ पसीने में भीग गया था। ये शख़्स इतनी अजीब बातें क्यों कर रहा था? आप क्लिक कर दें। बमुश्किल वो कह पाई। वो शख़्स झुका, शायद बटन दबाने, और फिर वापस पीछे होकर बैठ गया। कर दिया। ओह! थैंक यू मिस्टर अहमद। उसका गला रूंधने लगा था। एक बात पूछूं? जी। क्या ये वीडियो जाली थी? नहीं, ये तो असली। तो आप इतना डर क्यों रही थी? जाहिर है, ये हमारी फैमिली वीडियो थी और शादियों पर डांस की वीडियो हम नहीं बनवाते। क्यों? वो पैर दर पे सवाल कर रहा था। क्या मतलब क्यों? शादी की वीडियो सर्कुलेट होती हैं हर जगह। क्या अच्छा लगता है हमारे डांस की वीडियो पराए लोग देखें? मगर पराए लोग लाइव तो देख सकते हैं। गालिबन इस वीडियो में मुझे वेटर्स, मूवी मेकर और डीजे नजर आ रहे थे। वो भी तो पराए मर्द है ना। मैं समझ नहीं पाया कि अगर आप इस तरह रक्स करने को सही समझती हैं तो वीडियो के बाहर निकलने पर परेशान क्यों थी? मैं आपके सामने जवाब दे नहीं हूँ। वो दुरुस्ती से बोली। ठीक कहा आपने। खैर, एक और बात पूछूं? पूछिए। आपकी उसकी आवाज़ में अजनबियत दर आई थी। कभी कोई आपके लिए जन्नत के पत्ते तोड़कर लाया है? हम दुनिया वालों ने जन्नतें कहाँ देखी हैं मेजर अहमद? उसके चेहरे पर तलखी रकम थी। तभी तो हम दुनिया वाले जानते ही नहीं कि जन्नत के पत्ते कैसे दिखते हैं। कभी कोई आपको ला दे तो उन्हें थाम लीजिएगा। वो आपको रुसवा नहीं होने देंगे। उसके चेहरे की तलखी सकूत में ढलती गई। कौन था उस पर? आप सुन रही हैं? जी जी। वो चौंक कर संभली। मैं चलती हूँ। वो रिसीवर कान से हटाने ही लगी थी कि वो क्या उठा। एक मिनट, एक आखिरी सवाल करना है मुझे। वो उठते उठते वापस बैठ गई। जी पूछिए। आप मुझसे शादी करेंगी? उसे जोर का धचका लगा। वो गंग सी फटी फटी निगाहों से धुंधली दीवार को देखे गई। बताइए मिस हया। उसके लब भिंच गए। हैरत और शौक पे गुस्सा गालिब आ गया। मिस हया नहीं, मिसेज हया। एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोलती वो पर्स थाम कर उठी। फोन का रिसीवर अभी तक पकड़ रखा था। क्या मतलब? वो वाजे चौंका था। अफसोस कि मेरे बारे में इतनी मालूमात रखने के बावजूद आप मेरे बचपन में होने वाले निकाह से बेखबर हैं। वो निकाह जो मेरे कज़न जहान सिकंदर से मेरे बचपन में ही चढ़ा दिया गया था। मैं शादीशुदा हूँ और मेरा शौहर तुर्की में रहता है। और आपके वो रिश्तेदार फैमिली जो कभी पाकिस्तान आई ही नहीं। जानता हूँ। आपकी फूफो का खानदान जो जिल्लत और शर्मिंदगी के मारे अब शायद कभी उधर को रुख नहीं करेगा। आखिर काहिरनामा भी तो बहुत शर्मनाक अंजाम दिया था ना। उनका इंतजार कर रही हैं आप? अरे बचपन का निकाह तो कोर्ट की एक ही पेशी में ख़त्म हो जाता है। शट अप! जस्ट शट अप मेजर अहमद! वो चिल्लाई। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई ये बात करने की? अरे भाड़ में जाएँ आप और आपकी वो वीडियो। आप भले उसे टीवी पे चलवा दें, मुझे परवाह नहीं। मेरा एक काम करने की इतनी बड़ी कीमत वसूलना चाहते हैं आप? रहा जहाँ सिकंदर तो वो मेरा शौहर है और मुझे बहुत मोहब्बत है उससे। उसके अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आ सकता। समझे आप? रिसीवर वापस पटकने से कबल उसने सौगवारियत भरा कहकहा सुना था। पैर पटक कर वो दरवाजे की जाने बढ़ी। उसी लम्हे दरवाज़ा खोलकर एक सिपाही अंदर आया, जो उसे अंदर बिठा कर गया था। उसे फ़ौरन इशारा कर दिया गया था। मुलाकात ख़त्म हो चुकी थी और हया के लिए वो बेहद तल्ख़ साबित हुई थी। गाड़ी आपका इंतज़ार कर रही है मैम, आइए। वो रास्ता छोड़कर एक तरफ हो गया। हया ने गर्दन मोड़ कर देखा तो उनके उस पार वो शख्स मेज़ पर झुका कुछ लिख रहा था। उसे लगा उसने उसने उसकी मेज़ पर किसी सुर्ख शय की झलक देखी है। शायद सुर्ख गुलाबों के गुलदस्ते की, या शायद ये उसका वहम था। जिस लम्हे वो उस पुरानी कार की पिछली सीट पर बैठी तो खुले दरवाजे से उस सिपाही ने उसे एक सुर्ख गुलाबों का बुके उसे थमाया। क्योंकि उसके साथ कोई ख़त न था और वो फूल भी उस सफ़ेद फूलों से कतन मुख्तलिफ थे, फिर भी उसे यकीन हो गया कि वो गुमनाम खतूत भेजने वाला भी मेजर अहमद ही था और वो उसे बहुत पहले से जानता था। ये जाकर अपने मेजर अहमद के मुंह पर दे मारो। उसे बुके सिपाही के बाजू में फेंका और दरवाज़ा खटाक से बंद किया। गाड़ी जन से आगे बढ़ गई। हया, हया! शाम मेरम भागती हुई आई। खुशी उसके अंग अंग से फूट रही थी। वो वीडियो उस वेबसाइट से रिमूव हो गई है। उसने बढ़ते जज्बात से तकरीबन बेड क्राउन से टेक लगाकर बैठी हया को झंझोड़ ही दिया था। मगर कैसे हुआ ये सब? उस वेबसाइट वाले को खुदा का खौफ आ गया होगा। मुझे क्या पता। वो लापरवाही से अनजान बन गई। शायद। मगर अच्छा ही हुआ। और हाँ, तुम्हारी तुर्की की फ़्लाइट कब की है? पता नहीं। पहले पासपोर्ट तो मिले, फिर ही वीज़ा मिलेगा। उसको इरम की मौजूदगी से कोफ्त होने लगी थी। कुछ उसके तासुरात से वाज़ेह हो रहा था, इसलिए इरम जल्दी ही उठकर चली गई। वो फिर से सोचों में गुम गई। मेजर अहमद, उसका आधा झुलसा चेहरा,
सामने ना आना, पर्दे के पीछे से बात करना और उसकी वो अजीब फलसफियाना बातें, जन्नत का तज़किरा, बास-पुरस करना और फिर मुझसे शादी का सवाल। ओह मेरे खुदाया! कैसा अजीब आदमी था वो। और और उसकी एक बात जिसके बारे में वो इस वक़्त शदीद तैश में होने के बाद सवाल नहीं कर सकी थी। आपके पप्पू का ख़ानदान जो ज़िल्लत और शर्मिंदगी के मारे अब शायद इधर का रुख कभी नहीं करेगा। आखिर कारनामों में तो बहुत शर्मनाक अंजाम दिया है। क्यों कही थी उसने ये बात? कैसी ज़िल्लत और शर्मिंदगी? कैसा शर्मनाक कारनामा? पप्पू का ख़ानदान वाक़ईतन पलट कर नहीं आया था, तो क्या उसकी वजह उनकी अपने मुल्क और ख़ानदान से बेज़ारी नहीं थी, जैसा कि वो कयास करती थी, बल्कि कोई और थी? कोई ज़िल्लत अमेज़ काम जो उन्होंने सरअंजाम दिया था और उन्होंने किसने? फूफो, उनके शौहर या जहां सिकंदर ने? क्या गुत्थी थी भला? मगर मेजर अहमद से वो इस्तफसार कर नहीं सकती थी, ना ही उसका दोबारा कोई फ़ोन आया था। फिर और वो खतूत, वो गुलदस्ते, वो भी उसने भेजे थे। उसे उसके सिपांजी जाने का कैसे इल्म हुआ? यकीनन वो उसकी कॉल टैप कर रहा था, जब ज़ारा ने उसको बताया था और वो उस वक़्त यकीनन उसके घर के बाहर ही होगा। मगर गुलदस्ता तो किचन की टेबल पर रखा था, तो क्या वो उनके घर भी दाखिल हो सकता था? और उसके कमरे में भी? खौफ की लहर ने उसे अपने हिसार में ले लिया। उठकर दरवाज़ा बंद करने ही लगी थी कि फातिमा बेगम दरवाज़ा खोलकर अंदर आईं। हया, तुम्हारे अब्बा तुम्हें बुला रहे हैं। ओके, आ रही हूँ। उसने तकिए पर रखा दुपट्टा उठाकर गले में डाला, स्लीपर पहने और बाहर आई। अब्बा? उसने उंगली की पुश से कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। आ जाओ हया। उसने दरवाज़ा खोला। सामने बेड पर सुलेमान साहब बैठे थे, सोच में गुम, मुतफक्किर, उसके मुंतज़िर। साथ एक तरफ सोफे पर फातिमा बेगम मौजूद थीं। उनकी खूबसूरत आंखें सोगवार थीं और बावकार सरापा पे अफसर्दगी छाई हुई थी। आपने बुलाया था अब्बा? हाँ, आओ बैठो। मैंने एक फैसला किया है। उसने गर्दन उठाई। वो बहुत संजीदा दिखाई दे रहे थे। अब तुम्हें कोर्ट के ज़रिए सबीन के बेटे से खुला ले लेनी चाहिए। कोई उसके मुंह पर चाबुक दे मारता तो शायद तभी उसे उतना दुख ना होता जितना अब हुआ था। मैंने वकील से बात कर ली है। अदालत की एक पेशगी में अलहदगी हो जाएगी और जितने बेजार वो लोग हमसे हैं, यकीनन उन्हें इस बात से बहुत खुशी होगी। उसने शाकी नज़रों से माँ को देखा तो उन्होंने बेबसी से शाने उचका दिए। अब क्या ये वाहिद हल है? बहुत देर बाद वो बोली। उनके रवैये से साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो उस रिश्ते को रखना ही नहीं चाहते थे। क्या इसके अलावा भी कोई हल है? हया, दुनिया का कोई बाप अपनी बेटी का घर नहीं तोड़ना चाहता और मैं कभी तुम्हें ये ना कहता। लेकिन किस कीमत पर? किस कीमत पर हम ये रिश्ता निभाने की कोशिश करें जब वो कोई उम्मीद ही नहीं दिलाते? अगर आपको वाक़ई लगता है कि आप मेरा घर बसा हुआ देखना चाहते हैं, तो मुझे तुर्की तुर्की जाने दें। वहाँ मैं उसको ज़रूर ढूँढूँगी और पूछूँगी कि अगर वो घर बनाना चाहता है तो ठीक है, वरना मुझे तलाक दे दे। अगर नहीं देता तो वहीं कोर्ट चली जाऊँगी। मगर मुझे एक आखिरी कोशिश कर लेने दें प्लीज़। वो खामोश हो गए, शायद कायल हो गए थे। अब्बा, आप मुझे 5 माह का वक़्त दें। अगर उसके आखिर में भी आपको लगे कि मुझे खुला ले लेनी चाहिए, तो मैं आपके फ़ैसले में आपके साथ होंगी। वो उठी और फिर बिना कुछ कहे कमरे से निकल गई। वो खपती लड़की उसे क्लास के बाहर ही मिल गई। वो फाइलें संभालती बाहर जा रही थी जब उसने हया को रोक लिया। सुने मिस सुलेमान, वो जैसे मजबूरन उसे मुखातिब कर रही थी। हया ने खौफ से पलट कर देखा। वहाँ खदीजा राना खड़ी थी। डीजे, जिसे डीजे सिर्फ उसकी फ्रेंड्स कहा करते थे और वो उसकी फ्रेंड न थी और ना ही बनना चाहती थी। जी खदीजा, पातले नख्वास्ता उसने ज़रा मुरव्वत से जवाब दिया था। आपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया? दरअसल मैडम प्रखंदा ने कहा है हम दोनों को जल्द अज जल्द वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि फरवरी के पहले हफ्ते हमने सबाजी को ज्वाइन करना है और आज 13 तारीख है। हमारे पास बस 15 दिन हैं और तुर्की का वीज़ा 15 दिन में कभी नहीं लगा करता। वो तेज़ तेज़ बोले जा रही थी। उसकी बात कुछ ऐसी थी कि हया को संजीदा होना पड़ा, वरना अभी तक तो वो अब्बा की कही गई बातें सोच रही थी। ओह, तो तब हमें क्या करना चाहिए? कल तुर्किश एम्बेसी जाकर वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। उनका अजीब सा रोल है कि हर रोज़ सबसे पहले आने वाले 15 उम्मीदवारों का ही इंटरव्यू होता है। एम्बेसी सुबह 7 बजे ही खुल जाती है और लोगों की लाइन लगी होती है। अगर हम 1 मिनट भी लेट हो गए तो वो हमें अगले दिन पर डाल देंगे। सुन रही है ना आप? जी। उसे गायब दिमागी से सर हिलाया। तनी वो क्या बोले जा रही थी? आप मुझे अपना नंबर लिखवा दें ताकि हम कोऑर्डिनेट कर सकें। उसने बेदिली से अपना नंबर लिखवा दिया। खदीजा उसे अपने फ़ोन में नोट करती गई। ठीक है, कल सुबह 6:30 बजे तक आप डिप्लोमेटिक एन्क्लेव तक पहुँच जाइएगा, मैं वहीं होंगी। उसने अच्छा कहकर जान छुड़ाने वाले अंदाज में सर हिलाया। और प्लीज़ देर मत कीजिएगा, ये ना हो कि आपकी वजह से मेरा वीज़ा भी रह जाए मिस सुलेमान।
وہ नाक चढ़ाकर ये जता गई कि आखिर वो भी खदीजा राना है। क्या कंपनी मिली है मुझे! उफ़! वो पैर पटक कर आगे बढ़ गई। अब्बा की बातों ने उसे इतना डिस्टर्ब किया था कि उस वक्त वीज़ा वो आखिरी चीज़ थी जिसके बारे में वो सोच सकती थी। रात की तारीकी को दुकानों की दीवारों से झलकती रोशनियां रोशन किए हुए थीं। जर्द रोशनियों का अक्स सामने लंबी सीधी सड़क पर भी पड़ा था, जिसकी एक तरफ पार्किंग की गाड़ियों की लंबी कतार थी, दूसरी तरफ एक छोटा सा चबूतरा बना हुआ था। चबूतरे पर दिन के वक्त बुक फेयर स्टॉल लगा करते थे। ये जिना सुपर था। स्याह जैकेट की जेबों में हाथ डाले, शानों पर फिसलते स्याह लंबे बाल लिए, वो सर झुकाए खुद फरामोशी के आलम में चल रही थी। अम्मा और अब्बा की कही गई बातें दिलो दिमाग में गूंज रही थीं। ये जहां सिकंदर कौन था? उसका मनकूह कज़न, शौहर, वो शख्स जिसके ख्वाब उसने सारी उम्र देखे थे। क्या अब्बा अम्मा नहीं जानते थे कि ख्वाब अगर अपने हाथों से तोड़े जाए तो उंगलियां भी जख्मी हो जाती हैं? फिर कैसे वो खुद को जख्म दे? अगर वो जहान या सबीन फूफो के लिए कोई अनचाहा रिश्ता थी, तो भी उनको सफाई का एक मौका दिए बगैर ही कैसे खुद को उनसे अलग कर ले? वो सीटी की तेज आवाज़ थी जिसने उसे ख्यालों के हजूम से निकाला। उसने चौंक कर सर उठाया। वो तीन लड़के थे, जीन्स और जैकेट्स में मलबूस। वो मुख्तलिफ सिमतों से उसकी तरफ आ रहे थे, यूं कि हर तरफ वही थे। घेरा, नरगा, तंग दायरा। जगह कतरे सुनसान थी। खाली चबूतरा तारीकी में डूबा हुआ था। जगमगाती रोशन दुकानें जरा दूर थीं। उसका दिल धक से रह गया। वो तेजी से पलटी, मगर उधर से भी कोई उनका चौथा आ रहा था। वो मुबहम आवाजें निकालते, मानी खेद इशारे करते उसके इर्द गिर्द घेरा तंग कर रहे थे। वो करीब आते दो लड़कों के दरमियान से तेजी से सर झुकाए गुजरने लगी, मगर दाएं वाले लड़के ने सुबक रफ्तारी से उसकी कलाई थामकर अपनी तरफ खींचा था। अभी उसके लबों से चीख भी नहीं निकली थी कि आगे बढ़ने वाला खुद ब खुद बौखलाकर पीछे हटा था। टन की जोरदार आवाज के साथ किसी ने उस लड़के के सर पे कुछ मारा था। मरन जोगे, बाजी को तंग करते हो, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। वो ऊंची लंबी डोली हाथ में पकड़े फ्राई पैन को घुमा घुमा कर मार रही थी। हया हक्का बक्का सी दो कदम पीछे हुई। जिसको लगा था वो सर पकड़े बिलबिलाता हुआ भागा। बाकी दो भी साथ ही दौड़े। एक ने जरा फुर्ती दिखाकर डॉली को लात मारनी चाहिए। डॉली ने उसे फ्राइंग पैन को घुमाकर ऐसी जरब दी कि लड़के का घुटना चटक गया और वो लंगड़ाता हुआ भाग गया। आए बड़े साले, डॉली से पंगा लेते हैं। वो फातिहाना हाथ झाड़ते हुए अब हया की तरफ मुड़ी। पहली दफा जब उसने डॉली को देखा था तो उसे कराहियत आई थी। दूसरी दफा खून, खौफ और उस दिन ट्रैफिक जाम में देखकर गुस्सा आया था। और आज, आज कुछ भी नहीं। वो खामोशी से तेज तेज सांस लेती उसको देख रही थी। छोड़ो जिन हराम खोरों को बाजी, उनका तो काम ही यही है। मैं भी बड़ी देर से ताड़ रही थी इनको। मुझे क्या पता था कि अपनी बाजी जी को तंग कर रहे हैं। आए बड़े। वो पूरी बात सुने बगैर ही पलट गई। सीने पर बाजू लपेटे सर झुकाए तेज तेज कदमों से चबूतरे की जाने बढ़ने लगी। एक ख्वाजा सिरा के साथ रात के इस पहर सड़क पर खड़े होना कतन दुरुस्त न था। अरे बाजी जी, गलती सुनो। वो उसके पीछे लपका। हया चलते चलते रुकी और पलट कर संजीदगी से उसे देखा। क्या है? उसका मोमी चेहरा दुकानों की जर्द रोशनी में दमक रहा था। हाय रब्बा, बाजी, उसे कितने सोने हो जी? वो दोनों हाथ रुखसारों पर रखे खुशी से चहका। उसे कराहियत आई ना खौफ, बस चुपचाप उसे देखे गई। शुक्रिया ही कह दो बाजी। शुक्रिया। और कुछ? उसका अंदाज सपाट था। तुसी तो नाराज लगते हो जी। डॉली, तुम क्यों हर जगह मेरे पीछे आते हो? हाँ, तो टेंशन तो नहीं दी ਤੁਹਾਨੂੰ, हमेशा मदद ही की है। तुम्हें किसने कहा है मेरी मदद को? किसने तुम्हें मेरे पीछे लगाया है? बोलो, जवाब दो। डॉली का मुंह आधा खुल गया। लेंस लगी आंखों में पहले हैरत और फिर आंसू तैरने लगे। किसी ने नहीं जी। बड़ी देर बाद वो दुख से बोला। मुझे आप अच्छी लगती हो, इसलिए आपका ख्याल रखती हूँ। आपको बुरा लगता है तो नहीं आऊंगी। उसी लम्हे हया का फोन बजा। उसने चौंक कर हाथ में पकड़े मोबाइल को देखा। उस पर प्राइवेट नंबर कॉलिंग लिखा आ रहा था। वो पैर पटक कर चबूतरे की तरफ आई और पाँव लटका कर बैठ गई। फोन अभी तक बज रहा था। उसने फोन कान से लगाया और डोली को देखा, जो छोटे छोटे कदम उठाता सिसकता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। हेलो। हेलो मिस हया, कैसी हैं आप? वो मेजर अहमद था। उसकी आवाज़ के पीछे बहुत शोर था। डोली आहिस्ता से उससे ज़रा फासले पे चबूतरे पे बैठ गया। सर झुकाए वह हथेली से आंसू पूछ रहा था। खुदा के लिए मुझे फ़ोन मत किया करें। और ये जो बंदे आपने मेरे पीछे लगाए हैं ना, उनमें से एक एक का खून कर दूंगी और उसके जिम्मेदार आप होंगे। मैं शादीशुदा हूँ और जल्दी अपने शोहर के पास चली जाऊंगी। मेरा पीछा छोड़ दें, समझे आप? मजीद कुछ सुने बगैर उसने फ़ोन रख दिया। दूसरी घर बार वाली हो जी? डॉली ने चेहरा उसकी तरफ उठाया। हाँ। तुम्हारे उस मेजर ने बताया नहीं तुम्हें?
उसी ने मेरे पीछे लगाया है ना तुम्हें? अल्लाह पाक की कसम ले लो जी, मुझे किसी मेजर वेजर ने नहीं भेजा, मैं खुद आता हूँ। अल्लाह की कसम जी। वो रोते हुए कह रहा था। हया के दिल को कुछ हुआ। उसे लगा वो सच बोल रहा है। मैं किसी को जाकर आपकी बात नहीं बताता। मुझे बड़ा प्यार है आपसे जी, कसम से। वो लाभ भींचते उसे देखती रही। कुछ था उसमें, बड़ा सरार खौफजदा करता, मगर तरहम और तरहम आमेज। ठीक है, मत रो। मैं जी बड़ा प्यार करती हूँ आपसे, इसलिए आती हूँ। पर तुसी तो इल्ज़ाम ला रहे हो। वो आपसे सकते हुए अपना सर पीटने लगा था। "हुँ, अच्छा, अच्छा नाउ स्टॉप इट।" वो चुपचाप बैठा उसे तकता रहा, जबकि वो ख़लाओं में घूर रही थी। "तुसी जा रहे हो कहीं?" हया ने चौंक कर उसे देखा। "तुसी फ़ोन में किया ना?" उसने वज़ाहत की। "हाँ, मैं यूरोप जा रही हूँ।" "वो जहाँ अमरीका है? अंग्रेज़ी फ़िल्मों वाला?" वो रोना भूलकर खुशी से चहका। शायद वो वाक़ई एक आम ख्वाजा सिरा था, या फिर कोई बहुत बड़ा मक्कार, अदाकार। "हाँ, वही।" उसने तरदीद की। "उन्हें कौन है जी?" "मेरा शौहर रहता है वहाँ।" वो अब सामने रोशन दुकानों की किताब देख रही थी। "कैसा ही जी तुम्हारा शौहर?" "मैं नहीं जानती डॉली, अगर मैं जानती होती तो इधर ना बैठी होती।" उसकी पलकें भीग गईं। "तुम दुआ करो डॉली, वो मुझे मिल जाए।" वो आंखों की नमी छुपाते हुए उठ खड़ी हुई। डॉली ने सर उठाकर देखा। वो उंगली की नोक से आंखों के किनारे साफ करती हुई सड़क की तरफ जा रही थी। डॉली की आंखों में बेपनाह उदासी उतर आई थी। खुदा करे वे तुम्हें कभी ना मिले हया सुलेमान। खुदा करे तुम उसे मायूस होकर जल्दी वापस आ जाओ, और खुदा करे तुम उधर जा ही न सको। वो तेज तेज कदम उठाती आगे बढ़ रही थी, जब उसने डॉली को यह कहते सुना। मगर नहीं, वो डॉली की आवाज़ नहीं थी, वो किसी मर्द की आवाज़ थी। भरपूर, खूबसूरत और उदास। ऐसी आवाज़ जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो मेजर अहमद की आवाज़ से ज़्यादा खूबसूरत थी, और उसमें जहां सिकंदर की अजनबी आवाज़ जैसी बेरुखी भी न थी। उसके कदम जंजीर हो गए। तेजी से उसने गर्दन मोड़ी। दूर अंधेरे में चबूतरा खाली था। वहां दूर दूर तक किसी का नाम निशान भी नहीं था। जिंदगी में पहली बार उसके अंदर डॉली से दोबारा मिलने की ख्वाहिश ने जन्म लिया था। उसे जानना था कि डॉली कौन है, क्या है, क्यों है। उस रात वो मुश्किल से 2-3 घंटे सो सकी थी। फिर फजर की अजान से भी पहले तैयार होकर डिप्लोमेटिक इनक्लेव पहुंच गई कि खदीजा की बार बार कॉल आ रही थी। शुक्र है आप आ गई। खदीजा उसे बाहर ही मिल गई। उसकी ऐनक के पीछे छुपी आंखें फिक्रमंद लग रही थीं। हया सादा शलवार और स्याह जैकेट में मलबूस थी। लंबे खुले बाल कानों के पीछे उड़सते हुए वो खदीजा तक आई। अब किधर जाना है? अंदर। ये शटल ले लेते हैं, ये टर्किश एम्बेसी तक पहुंचा देगी। तभी एक उमर रसीदा खातून और खातून सा- उमर रसीदा साहब और खातून तेजी से शटल की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। मेरी छठी इस कह रही है कि ये अंकल आंटी भी टर्किश एम्बेसी जा रहे हैं। हया जल्दी करे, हमें पहले 15 में से होना है। वह हया का हाथ पकड़कर जल्दी से आगे बढ़ी, फिर ख्याल आने पर पूछा, अंदर आईडी कार्ड से एंट्री होगी। आप आईडी कार्ड और पासपोर्ट लाई है ना? और हया का दिमाग भग से उड़ गया। वो रात इतनी डिस्टर्ब थी कि भूल ही गया कि पासपोर्ट पासपोर्ट तो मुझे आज मिलना था, वो तो अभी बना ही नहीं। हया? खदीजा मुंह खोले हक्का बक्का उसे देख देख रही थी। नहीं, सॉरी, मैं और खदीजा, आई एम रियली सॉरी, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। उसका सर घूमने लगा था। वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती थी? आप आपके पास पासपोर्ट नहीं है, तो आप खुद क्यों आई हैं? हाँ? आपकी वजह से मेरा स्कॉलरशिप भी रह जाएगा, इतना एहसास है आपको? वो फट पड़ी थी। और हया, जो इतनी मगरूर और खुद पसंद लड़की थी, जिसकी शख्सियत उसे लिबास तक हर शय पर परफेक्ट होती थी, और जिसकी मिसालें उसकी क्लास फेलो दिया करती थी, वो एकदम रो पड़ी। आई एम सॉरी खदीजा, मेरे कुछ प्रॉब्लम थे। मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई है। मैं वो जल्दी से बेख्तियार उमड़ आने वाले आंसू साफ करने लगी। इट्स ओके खदीजा, आई एम सॉरी, मगर आप जाएं, मैं कल ट्राई कर लूँगी। खदीजा कुछ लम्हे खामोश खड़ी थी रही, फिर आहिस्ता से बोली, लाएं, अपना आईडी कार्ड मुझे दें। जी? अपना आईडी कार्ड मुझे दें, और आप वापस जाकर पासपोर्ट ऑफिस से पासपोर्ट उठा लें। उम्मीद है आईडी कार्ड से एंट्री हो जाएगी और हमारी बारी आने तक आप वापस पहुंच जाएंगी। मगर मगर पासपोर्ट ऑफिस तो पिंडी में है, और मुझे तो जाते हुए भी 1 घंटा लग जाएगा, और पासपोर्ट ऑफिस तो खुलता भी 9 बजे है, जबकि एम्बेसी 7 बजे खुल जाएगी। उसने फिक्रमंदी से कलाई पर बांधी हुई घड़ी को देखते हुए कहा, ये नामुमकिन है। मैं कभी भी इतनी जल्दी वापस नहीं पहुंच पाऊंगी कि पहले 15 में से हो सकूं। आया, मैंने ज़िंदगी में एक बात सीखी है कि इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वो खुद ना हार मान ले। आप अभी से हार मान लेना चाहती हैं? लाएं, आईडी कार्ड दें, मुझे आंटी अंकल से पहले पहुंचना है। वो उसके हाथ से कार्ड झपट कर
शटल की तरफ दौड़ती चली गई। उसने आंखों के किनारे साफ करते हुए गाड़ी को देखा। क्या उसका वीज़ा लग जाएगा, या डोली की दुआ पूरी हो जाएगी और वो कभी तुर्की नहीं जा सकेगी? उसे कभी जहाज सिकंदर नहीं मिल सकेगा। मगर खदीजा ने कहा था, इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार ना मान ले। और उसने सोचा, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। बेदर्दी से आंखें रगड़कर वो गाड़ी की तरफ लपकी थी। बहुत रैश ड्राइव करके वो पिंडी आई थी। तकरीबन 1 घंटा उसको बंद पासपोर्ट ऑफिस के बाहर बैठना पड़ा। खुदा खुदा करके 9 बजे ऑफिस खुला तो वो अंदर भागी। शायद उसकी हिम्मत दिखाने का सिला था। 10 मिनट बाद वो अपना पासपोर्ट लिए ऑफिस की बैरूनी सीढ़ियाँ उतर रही थी। तभी किसी गैर शनासा नंबर से उसे कॉल आई। उसने किसी ख्याल के तहत फ़ोन उठा लिया। हेलो। हेलो आया, मैं खदीजा बोल रही हूँ। मेरा फ़ोन तुम्हारे भाई के पास है, क्योंकि एम्बेसी के अंदर फ़ोन की परमिशन नहीं है। एम्बेसी के गार्ड से फ़ोन लेकर 100 मिनट करके कॉल कर रही हूँ। वह एक ही सांस में तेज तेज बोलेगी। आप किधर हैं? बस मुझे पासपोर्ट मिल गया है, मैं आ रही हूँ। मेरी एंट्री हुई? उसने गाड़ी में बैठकर चाबी इग्निशन में घुमाई। शुक्र है, मैंने तेज़ भागकर उन अंकल आंटी को क्रॉस कर लिया। मैं 14 नंबर पर थी और आपकी भी एंट्री करा दी है। आपका 15वां नंबर है। ओह शुक्र। लेकिन उन्होंने उन अंकल आंटी को रोक रखा है कि अगर आप ना आई तो उनका इंटरव्यू हो जाएगा। और वो आंटी मुसलसल तस्बीह पढ़ रही हैं। हया, आप जल्दी आ जाएं। मैं आ रही हूँ। बस अभी ऑफिस टाइम है ना, तो ट्रैफिक बहुत हैवी है। बस जल्दी से आ जाएं। ये बार बार पूछ रहे हैं कि मेरी दूसरी साथी किधर हैं। बस थोड़ी देर और। उसने एक्सीलरेटर पर दबाव बढ़ा दिया। ट्रैफिक हस्बे मामूल फंसा हुआ था। बेपनाह रश, हॉर्न का शोर, बंद सिग्नल, फंसी हुई गाड़ियां। वो बार बार फिक्रमंदी से कलाई पर बंधी घड़ी देखती और फिर सुस्त रवि से चलते ट्रैफिक को। वह मुश्किल मरी रोड से निकल पाई तो सुकून का सांस लिया। मामूल की चेकिंग के बाद वो 11 बजे तक उस ओपन एयर लाउंज में पहुंच पाई जहां खदीजा थी। तुर्क रग्स, मखसूस तुर्क ब्लू आय और तुर्की के नक्शों से वो लाउंज सजाया गया था। खदीजा एक सोफे पर मुंतज़िर परेशान सी बैठी थी। उसे देखते ही उठ खड़ी हुई। शुक्र है आप आ गई हैं यार। उन्होंने सबके इंटरव्यू रोक रखे हैं, पहले हमारा होगा। अच्छा, मगर क्यों? लेकिन क्यों का जवाब सुनने का वक्त नहीं था। और फिर उनको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया गया था। वो खुश शक्ल सा तुर्क डिप्लोमेट उनके इंतजार में बैठा था। वो खदीजा के आगे चलती हुई सामने हुई और अपनी फाइल शीशे की खिड़की के सुराख से अंदर कर दी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर उसका वीज़ा मुस्तरद हो गया तो? उस ऑफिसर ने उनकी फाइलें उठाई, उनसे फॉर्म निकाले और फाइलें वापस बंद करके रख दी। अगर उसने वीज़ा देना होता तो उनसे इंटरव्यू करता। कुछ तो कुछ तो कहता, कोई सवाल तो पूछता। मगर वो बस सरसरी सा फॉर्म देख रहा था। तो क्या वो वाकई उसका वीज़ा मुस्तरद करने लगा था? फॉर्म पे एक निगाह दौड़ाकर उसने सर उठाया और संजीदगी से उन दोनों को देखा, जो बिना पलक झपके सांस रोके उसको देख रही थी। आप किधर थी? मैं इतने दिनों से आपका वेट कर रहा था। उसने साथ ही मेज़ पर रखा एक कागज़ उठाया। मुझे सबांजी यूनिवर्सिटी ने ये लिस्ट भिजवाई थी। उसमें आपके नाम है ताकि मैं आपको वीज़ा लगा दूँ। खैर, वीज़ा कल तक स्टैंप हो जाएगा। आप में से कोई एक कल आकर दोनों पासपोर्ट पिक कर ले। शाम 4 बजे तक। राइट? राइट। फर्द जज्बात से उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। दिल यूं धड़क रहा था जैसे अभी सीना तोड़कर बाहर निकल आएगा। वो जैसे ही उसके ऑफिस से निकली, एक साथ ही रुक गई और एक दूसरे को देखा। आई एम सॉरी हया। आई एम सॉरी खदीजा। बैक वक्त दोनों के लबों से निकला था। और फिर वो दोनों हंसते हुए एक दूसरे के गले लग गई। बिलाखिर उसे यकीन आ गया था कि हाँ, वो वाकई तुर्की जा रही हैं। वो भी पूरे 5 माह के लिए। वो तुर्की जहाँ वो रहता है। वो जो हमेशा से उसके दिल के साथ रहा था। वेलकम मी, ओ सबान जी। वेल, मुझे खुश आमदीद कहो ए सबान जी। इसी पॉइंट पे हम करते हैं आज की एपिसोड को ख़त्म। इंशाल्लाह आगे भी इसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि अभी तक की स्टोरी आपको पसंद आ रही होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इसके अलावा भी आपकी नॉवल रिकमेंडेशंस का मुझे कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आइंदा मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।